नमस्कार के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम की दीर्घायु की कामना के साथ किया पूजन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गंगा घाटों पर वर्ग विशेष का प्रवेश वर्जित करने को लेकर जारी किया गया पोस्टर। एक दल के आनुवांशिक इकाई द्वारा बनारस का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने एडिशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और डीएवी इंटर कॉलेज में बनारस कयर महोत्सव व हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम की दीर्घायु की कामना के साथ पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने काशी विश्वनाथ का विशेष पूजन किया है। इसके पहले बाबा काल भैरव का पूजन किया। बाबा काल भैरव बाबा विश्वनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विशेष कृपा है। आज काशी और काशी विश्वनाथ इस भव्य रूप में देखने को मिल रहे हैं। वो बाबा विश्वनाथ जी की ही कृपा पात्र हैं और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही ये संभव है। इसलिए बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होती रहे। ये कामना हम सभी ने यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में, बाबा काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा और अनुष्ठान के माध्यम से की है। पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ वो भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। सीएम ने कहा कि मैंने आज यहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल फॉर सिक्योरिटी की व्यवस्था की। बाबा विश्वनाथ का धाम बनने के बाद श्रद्धालुओं का आगमन यहां बहुत तेज हुआ है। उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर बैठक की गई है। सीएम ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी मैंने एक समीक्षा बैठक की है। शासन स्तर में प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहा हूं। कोविड-19 का नया वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। ये दोनों रखते हुए हर व्यक्ति देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अभी काशी विश्वनाथ भगवान का यहाँ पर हम लोगों ने विशेष पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। इससे पहले काशी के कोतवाल के रूप में बाबा काल भैरव जी का भी मैंने दर्शन और पूजन का कार्यक्रम संपन्न किया है। बाबा विश्वनाथ जी का और बाबा काल भैरवनाथ जी का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर अहेतुक कृपा है, क्योंकि आज काशी और काशी विश्वनाथ धाम जिस भव्य रूप में देखने को मिल रही है, वह बाबा विश्वनाथ जी की ही अहेतुक कृपा पात्र और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ही सब संभव हुआ है। इसलिए बाबा की सदैव कृपा उन पर बनी रहे और उनका नेतृत्व, उनका मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा पूरे भारतवासियों को ऐसे ही निरंतर प्राप्त होते रहे। यह कामना हम लोगों ने आज यहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में, बाबा काल भैरव नाथ जी के मंदिर में विशेष पूजा अनुष्ठान के माध्यम से किया है। कल पंजाब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वह भारत की संवैधानिक मान्यताओं और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। और एक निंदनीय कृत्य रहा है
और जब देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया कांग्रेस की एक सरकार का है, पूरी तरह गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कृत्य कांग्रेस की पंजाब सरकार का कल पंजाब के अंदर गुरदासपुर में देखने को मिला है। हम सब इसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस अपने इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए देश की जनता से माफी मांगे, क्योंकि इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। और आज इसीलिए मैं काशी में बाबा भैरवनाथ जी से, बाबा विश्वनाथ जी से विशेष प्रार्थना करने और दर्शन पूजन करने के लिए भी आया। काशी में आज मैंने यहां पर बाबा विश्वनाथ मंदिर में क्राउड कंट्रोल और सिक्योरिटी की व्यवस्था की विशेष समीक्षा की है। बाबा विश्वनाथ धाम बनने के बाद यहां पर श्रद्धालुओं का आवागमन काफी तेज हुआ है और उसे देखते हुए किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत न हो, फ्यूचर प्लानिंग और तात्कालिक रूप से क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर भी विशेष बैठक यहां पर ली है। वैश्विक महामारी कोरोना के संभावित खतरों को देखते हुए भी यहां पर एक समीक्षा बैठक ली है। यद्यपि राज्य स्तर पर हम लोग प्रतिदिन इसकी समीक्षा कर रहे हैं, काशी के संदर्भ में विशेष बैठक आज यहां पर मैंने काशी में ली है। यद्यपि थर्ड वेव, जिसे विशेषज्ञ थर्ड वेव के रूप में कह रहे हैं, ओमिक्रॉन जो नया कोविड का वेरिएंट आया है और बहुत खतरनाक नहीं है, तीव्र संक्रमण है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत हल्का है, वायरल फीवर जैसा है। लेकिन सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। सतर्कता और सावधानी रखते हुए हर व्यक्ति कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने हर व्यक्ति को फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन उपलब्ध कराया। प्रदेश में अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को, यानी 15 से 17 वर्ष के युवाओं को भी हम वैक्सीन दे चुके हैं और इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। लगातार इसमें नवयुवकों में काफी रुझान है। पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में हम लोग लगभग 20 करोड़ 75 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दे चुके हैं और कोरोना के खिलाफ जो देश की लड़ाई है उसमें वैक्सीन एक बेहतर सुरक्षा कवच है, तो उसकी भी समीक्षा की है। लेकिन ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है, इसकी प्रति सतर्कता और सावधानी रखते हुए घबराने की आवश्यकता नहीं। इसमें 98 से 99% लोग घर में ठीक हो सकते हैं, लेकिन होम आइसोलेशन के भी जो नियम है उसका पालन करना होगा। घर में सेपरेट टॉयलेट हो, उनके लिए सेपरेट रूम हो और जो व्यवस्था दी गई है, इसी के लिए प्रदेश में हम लोग वर्तमान में निगरानी समितियों को एक्टिवेट किए हैं, अधिक से अधिक टेस्ट करवा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इस पर भी कार्रवाई चल रही है। और युद्ध स्तर पर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरे देश में जिस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश उसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोरोना को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और जीवन भी और जीविका को बचाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। धन्यवाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गंगा घाटों पर वर्ग विशेष का प्रवेश वर्जित करने को लेकर पोस्टर जारी किया गया।
विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काशी के गंगा घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने को लेकर पोस्टर के माध्यम से अपना विरोध जताया। ये सभी पोस्टर गंगा घाटों के किनारे लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा है कि घाटों पर गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है और साथ ही चेतावनी दी है कि जो भी ऐसा करेगा उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। मंदिर और गंगा घाट सनातन धर्म के लोगों के लिए आस्था और श्रद्धा का स्थान है। बजरंग दल के महानगर संयोजक निखिल त्रिपाठी रुद्र ने बताया कि अब हिंदू समाज को अपनी ताकत दिखाना होगा और अपने समाज की रक्षा के लिए आगे आना होगा। सारा कुछ हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं। आज का जो पोस्टर है वो पोस्टर नहीं, एक संदेश है गैर सनातन धर्मियों के लिए। गंगा के घाट, मंदिर सनातन धर्म के प्रतीक आस्था के चिन्ह हैं और हम उन्हें इन पोस्टर के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि वो हमारी सनातन संस्कृति के चिन्ह से दूर रहें। ये पिकनिक स्पॉट या घूमने फिरने की जगह नहीं। अगर उनका सनातन धर्म में आस्था हो तो आए, हम उनका स्वागत करते हैं। अन्यथा उनका अगर श्रद्धा में आस्था नहीं है तो हम उनको यहाँ से खदेड़ने का भी काम करेंगे। घाट सभी का, आप ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि गैर सनातनी? नहीं, ये घाट सभी का नहीं है। ये हिंदू संस्कृति की मूल धरोहर है। ये हिंदुओं का घाट है, ये सनातन धर्म का घाट है। इसमें गैर इस्लामियों, क्रिश्चियनों का, अन्य किसी का कोई भी जगह नहीं है। ये हिंदुओं की संपत्ति है। हम हिंदुओं का स्वागत करते हैं। जिनका श्रद्धा हो सनातन धर्म में, हम उनका स्वागत करते हैं। बाकी ये किसी की संपत्ति नहीं, ये भारतीय संस्कृति की धरोहर है। महोदय माफ़ करिएगा, ये पोस्टर नहीं, चेतावनी है। उन लोगों के लिए चेतावनी है जो हमारी अविरल माँ गंगा को पिकनिक स्पॉट का समझते हैं। इनको वो चेतावनी दी जा रही है कि यहाँ से वो दूर रहें। अगर वो दूर नहीं रहते हैं तो बजरंग दल उन्हें दूर कर देगा। समझ जी, बैनर लगाया गया है यहाँ पे जो है। जी हाँ, घाट पे अस्सी घाट के अगल बगल भी लगाया गया, तो क्या कहना है इसको लेकर? सर एक तो हमारा पूरा परिचय है मस्सी घाट के पुरोहित के भाई लड़के हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, इस पोस्टर को मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें सब कुछ सही है, ठीक है। ये अच्छी बात लिखी है कि भाई ये घाट पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये सनातन धर्म का या संस्कृति को लेकर के यहाँ जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उस पर भाई कहीं ना कहीं एक पिकनिक स्पॉट होने के कारण में एक के लिए गलत मैसेज जाता है घाटों को लेकर के। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा इस चीज़ को कि एक लड़की यहीं बैठ करके वो मदिरा पान कर रही थी, जिनका फोटो वायरल हुआ था। ये गलत है। तो क्या ये गैर हिंदू थी वो लड़की? नहीं, वो लड़की हिंदू ही थी। तो चूंकि आप ये मत तय करिए कि भाई गैर हिंदू, गलत और सही तो दोनों जगहों पे है, हिंदुओं में भी है और गैर हिंदुओं में भी है। आप ये देखिए कि भाई घाटों पे होने वाली जो चीज़ें हैं उनके सारे मैसेज एकदम सही हैं। बस गैर हिंदू के लिए क्या, एक माँ गंगा सबकी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, माँ गंगा सबके लिए एक बराबर है। केवल हिंदुओं की है कहना ये मुझे नहीं ठीक लगता है। एक दल के अनुवांशिक इकाई द्वारा बनारस का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। महानगर कांग्रेस कमेटी के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने एडिशनल कमिश्नर सुभाष दुबे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई है तभी से लगातार बनारस में एक दल के अनुवांशिक इकाई द्वारा माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से घाटों पर वर्ग विशेष के लिए धमकी भरा पोस्टर लगाया जा रहा है वो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। ऐसे तत्वों को रोका नहीं गया तो किसी दिन बड़ी घटना हो सकती है। ज्ञापन सौंपने वालों में ओम प्रकाश, अशोक सिंह, शैलेंद्र सिंह, किशन यादव इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हम बनारस के कांग्रेस जन अपने महानगर कांग्रेस कमेटी के साथियों, हमारे फ्रंटल संगठन, पार्षद साथियों के साथ हम लोग बनारस के ज्वाइंट सीपी पुलिस उपायुक्त कमिश्नर महोदय धरणी सुभाष दुबे जी को एक अपना ज्ञापन सौंपा है, मांग पत्र सौंपी है, जो पिछले लगभग 10 दिनों से बनारस की फिजा को, बनारस की गंगा जमुनी संस्कृति को जो बिगाड़ने का एक साजिश रची जा रही है एक विशेष पार्टी के विशेष अराजक संगठनों द्वारा, उसके खिलाफ उस पर रोक लगाने के लिए हम सब आज उनसे मिले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया, हमारे सामने उन्होंने काशी पुलिस डीसीपी महोदय को भेजा है और कहा है कि पूरे प्रकरण की जांच करा करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम कहना चाहते हैं आप सबसे के माध्यम से कि बनारस गंगा जमुनी संस्कृति सभ्यता को संजोए हुए अपने आप में बेमिसाल काशी की फिजा है। इस गंगा घाट के फिर रियाज करके हमने भारत रत्न
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन, तमाम ऑफर उनके सामने आए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने काशी को नहीं छोड़ सकता, काशी की सेवा कर सकता हूँ। लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक बेनिफिट के लिए, अपने राजनीतिक माइलेज के लिए इस काशी की आबो हवा को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके खिलाफ आज हम सब लोग बनारसी कांग्रेस जनों ने अपने पत्रक सौंपा है और आगाह किया है कि समय रहते ऐसे तत्वों को रोका जाए, अन्यथा बनारस में किसी दिन गंभीर घटना हो सकती है। डीएवी इंटर कॉलेज में बनारस कयर महोत्सव हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्घाटन किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत योजना में कयर बोर्ड का 30% योगदान है। बोर्ड से जुड़े 7 लाख लोगों में करीब 80% महिलाएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर हैं। पीएम के कार्यकाल में बोर्ड का निर्यात 1200 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ हो गया है। वो गुरुवार को डीएवी इंटर कॉलेज के मैदान में बनारस कयर महोत्सव व हस्त निर्मित उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रोजगार बढ़ाने में एमएसएमई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं इससे पहले बोर्ड के अध्यक्ष डी कुप्पू रामू ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। कार्यक्रम में बोर्ड के जोनल डायरेक्टर जितेंद्र शुक्ल, एएन पांडे, हरवंश सिंह, सुशील भट्ट, ज्योति अग्रवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। हमारा सरकार, मोदी सरकार, देश के यूथ को जो बेकार है उनको उद्योजक बनाना, लोगों को रोजगार प्राप्त करके देना, देश की प्रोडक्शन बढ़ाना, देश की जीडीपी बढ़ाकर आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे पंतप्रधान मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। इसका एक पार्ट है एमएसएमई एक विभाग है, जो एमएसएमई विभाग उद्योजक बनाने के लिए लोन देते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, मशीन देते हैं, उनका प्रशिक्षण बन देते हैं और उद्योजक बनाने का कोशिश करने के बाद ही आज 11 करोड़ लोग एमएसएमई के उद्योग में काम करते हैं। तो ये हम नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब राज्यों में हम इस तरह के उद्योग लाने चाहते हैं। कोर बोर्ड के माध्यम से, कोर के माध्यम में साउथ में क्रांति होगी, काफी रोजगार निर्माण हो गए। उसी तरह के रोजगार यहाँ तैयार करने की हमारी सरकार की ये कोशिश है। इसलिए हमारे चेयरमैन केरला से यहाँ आते हैं, या शोरूम या बाकी का हमारा जो कामकाज चला है, आप देखो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आपका मीडिया का भी साथ चाहिए। कोर बोर्ड में जो प्रोडक्शन निकालते हैं, उत्पादन करते हैं, वो सब उसमें प्रोडक्शन देखने को मिलेगा और उसमें ले भी लग सकते हैं। वो मार्केटिंग के लिए है, मगर वो देखकर लोगों को यहाँ कोर बोर्ड का एक्टिविटी होनी चाहिए, वो देने के लिए हम यहाँ ऑफिस भी तैयार कर रहे हैं और ट्रेनिंग सेंटर भी कर रहे हैं। बीएचयू के 28वें कुलपति के रूप में प्रोफेसर सुधीर जैन ने पदभार ग्रहण किया। भूकंप अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान और दूरदर्शी अकादमिक प्रशासक प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के 1 शताब्दी से भी पूर्व के समावेशिता, महानता और उत्कृष्टता के दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए प्रोफेसर जैन ने विश्वविद्यालय परिवार को दिए अपने संदेश में इस विशिष्ट संस्थान को विश्व के महान विश्वविद्यालयों की श्रेणी में स्थापित करने के हमारे साझा लक्ष्य में परामर्श, समावेशिता, पारदर्शिता, सामूहिकता और पारंपरिक सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। प्रोफेसर जैन ने कहा कि छात्र शैक्षिक संस्थानों के हृदय होते हैं और नए पाठ्यक्रम एवं सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के साथ उनके शैक्षणिक अनुभव और सामुदायिक जीवन का उत्थान हमारे संकाय सदस्यों और मेरे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। देखिए, हमारी विजन है कि एक महान यूनिवर्सिटी है और इसको और आगे बढ़ाना है, और उसको बढ़ाने के लिए सबका सहयोग चाहिए। और वो सब में से जो लोग बीएचयू से कनेक्टेड हैं, स्टूडेंट्स, टीचर, स्टाफ, और जो लोग बीएचयू के बाहर हैं, चाहे हमारे भूतपूर्व छात्र हों, चाहे हमारे जो लोग छात्र नहीं हैं वो भी, उन सबको साथ लेंगे और उन सबके साथ मिल करके बीएचयू के
लिए जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको करेंगे, मिल करके करेंगे, एक टीम वर्क होगा और इसको आगे बढ़ेंगे। सर अभी बात की है डोनेशन की, तो किस तरह से लोगों को मैसेज जाएगा और किस तरह से लोगों को संपर्क करेंगे महिलाएं जो हैं और लोग भी हैं? इसके लिए कोशिशें आज ही जारी हो गई। आप ही में से कुछ लोगों ने कहा कि हम सहयोग देंगे, मिल करके काम करेंगे, अखबार में आप लोग निकालेंगे, कुछ हम लोग डेटाबेस तैयार करेंगे, हम लोग जिन अलुमनाई के संपर्क में हैं उन अलुमनाई से कहेंगे वो अपने क्लासमेट्स का हमें संपर्क सूत्र देंगे और फिर हम धीरे धीरे अपना रीच अलुमनाई तक बढ़ाएंगे। समय लगेगा लेकिन बढ़ाएंगे। सर बहुत दिनों से स्टूडेंट यूनियन की मांग कर रहे हैं, मुझको इसके बारे में मालूम करना होगा कि ये स्टूडेंट यूनियन का क्या इश्यूज हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दशाश्वमेध थाना प्रभारी ने लोगों से कोविड के नियमों का पालन करने की अपील की। लगातार बढ़ रहे कोविड संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है और लोगों को इसके प्रति लगातार जागरूक किया जा रहा है। वहीं गुरुवार की देर रात तक दशाश्वमेध थाना प्रभारी आशीष मिश्रा ने लोगों को जागरूक किया व माइक से अनाउंस करते हुए सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करने की लोगों से अपील की गई। उन्होंने रात्रि 10 बजे से लगे कर्फ्यू का पालन करने को कहा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं लोगों को घरों से निकलने पर मास्क लगाने पर जोर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पद के भर्ती की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने डीएम के माध्यम से राज्यपाल को पत्रक सौंपा। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के भर्ती की मांग को लेकर जिला मुख्यालय पर छात्र छात्राओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को पत्रक सौंपा। छात्र छात्राओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार विज्ञापन जारी नहीं कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन किया कि जल्द से जल्द 51,112 पदों में 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के शेष रह गए 22,000 पदों एवं हर वर्ष रिटायर हो रहे 10 से 15,000 शिक्षकों के पदों को जोड़कर जल्द से जल्द सरकार 1 लाख पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। हम 97,000 नए शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, जो बेसिक में इन्होंने 51,112 का हलफनामा दे चुका है। इनके पास पद खाली हैं और ये वैकेंसी नहीं दे रहे हैं और जो ये गिना रहे हैं कि हम 2 वैकेंसी दिए हैं, उन्होंने नई वैकेंसी नहीं है। शिक्षा मित्र का समायोजन ये लोग किए हैं। हम लोग नई शिक्षक वैकेंसी की मांग कर रहे हैं। हमारे बहुत साथी प्रदेश में लखनऊ में आज 31 दिन से अनवरत धरना कर रहे हैं, लेकिन इनके कोई भी मंत्री न कोई नेता इनसे हम लोगों से मिलने नहीं आया, न हम लोगों की मांग सुन रहे हैं। आज हम लोगों का ये जो ज्ञापन है पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, हर जिले में ये मांग उठा रहे हैं। अगर ये लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम बड़ा अनवरत धरना करेंगे, इससे बड़ा धरना करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। हम लोगों की संख्या 21 लाख है जो टेट सीटेट पास बेरोजगार हैं। हम लोगों की संख्या 21 लाख हम ऐसे प्रशिक्षु हैं और हम इनको वो बुलडोजर चला के वोट के अपने ये अंगूठा का इस्तेमाल करके इन लोगों की बात इनसे सरकार गिराने का काम करेंगे। क्या कोई ज्ञापन भी सौंपेंगे आप लोग? हम लोग ज्ञापन आज डीएम कार्यालय में जाके और पीएमओ ऑफिस में जाके और जो मंत्रीगण हैं बीजेपी के, उनको सब लोग हम लोग बीजेपी कार्यालय में ज्ञापन सौंपेंगे। मैं योगी सरकार से 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग करती हूँ। अगर उन्होंने ये भर्ती नहीं दी तो इस बार उनकी सरकार नहीं बनेगी, हमारा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1500 बच्चों को टैबलेट वितरण किया, स्मार्टफोन वितरण किया अच्छी शिक्षा के लिए। क्या कहेंगे? अच्छी शिक्षा लेके बच्चे क्या करेंगे जब बेरोजगार बैठे रहेंगे? जब तक आप नौकरी नहीं देंगे लोग पढ़ के क्या करेंगे? अध्यापक, प्रभावक और अभिभावक भी क्यों पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, जब वो जान रहे कि बेरोजगार बैठने वाले ही है, कल को कूड़ा कचरा ही उठाना है, तो क्यों वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इतने महंगे? शहर उत्तरी से कांग्रेस की पूर्व विधायक राबिया कलाम ने सपा ज्वाइन किया।
शहर उत्तरी से कांग्रेस की पूर्व विधायक राबिया कलाम ने कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लिया है। इस बाबत राबिया कलाम ने कहा कि सपा से उनके पुराने ताल्लुक रहे हैं, जिस वजह से उन्हें कांग्रेस को छोड़कर पुनः सपा ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी टिकट देती है तो भी और नहीं देती है तो भी वो सपा के ही साथ रहेंगी। सपा में कोई हम लोग आज नए ज्वाइन हुए। हाँ, कुछ वजह से हम 2012 में कांग्रेस में आए थे और आज फिर हम अपने पुराने घर में वापस से किया है। क्या वजह रही? अभी आपने कुछ दिन पहले सपा छोड़ के फिर कांग्रेस गई, कांग्रेस छोड़ के फिर सपा में आ गई, क्या? नहीं, कुछ वजह ऐसी आ गई जिसकी वजह से हम कांग्रेस में गए थे और फिर उसके बाद में 22 में सपा में हम आए हैं, तो ऐसी कोई वजह हमारी नहीं थी। तो पुराने रिश्ते थे, सपा से हमारे पुराने ताल्लुकात थे और सपा हमारी ये ठीक थी, इसलिए हम आए। क्या लगता है कि कांग्रेस से टिकट ना मिलने का डर आपको? नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। कांग्रेस ने टिकट बुला के हमको दिया था, हम कांग्रेस में अपने से नहीं गए थे और आज हमको सपा अगर टिकट देगी तो भी ठीक है, ना देगी तो भी ठीक है। हम किसी के डर से और किसी को हराने और जिताने के डर से नहीं गए हैं। ये हमारी अपनी पार्टी है, ये हमारे अपने पुराने सारे संबंध हैं यहाँ पर, वो हमारे को अपनापन ले गया हमारा। बात की जाए सपा ही क्यों ज्वाइन की, भाजपा भी था, क्यों हम और पार्टी में जाए? जहाँ हमारा पुराना ताल्लुकात था हम वहाँ गए, हमारे पुराने घर वापसी किया है हमने। अगर टिकट की मिलने की बात होगी तो किस क्षेत्र से लड़ना पसंद करेंगे? अगर हमको पार्टी आदेश देगी, अगर पार्टी हमको उस लायक समझेगी तो हम जरूर कोशिश करेंगे। किस क्षेत्र से लड़ना? अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संयुक्त व्यापार मंडल की ओर से बैठक आहूत हुई। संयुक्त व्यापार मंडल प्रदेश महासचिव अक्षत यादव के नेतृत्व में वाराणसी मंडल की बैठक का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव व प्रभारी उत्तर प्रदेश राघवेंद्र सिंह चंदेल उपस्थित रहे। उन्होंने संगठन के बारे में पदाधिकारियों को अवगत कराया एवं व्यापारियों को उनकी सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया कि संयुक्त व्यापार मंडल द्वारा व्यापारी हितों की रक्षा के लिए निरंतर किए जा रहे कार्यों में वाराणसी मंडल में भी व्यापारिक समस्याओं का निराकरण मूल उद्देश्य रहेगा। इस मौके पर मिर्जापुर जनपद से जिला अध्यक्ष जावेद अख्तर, चंदौली जनपद से जिला अध्यक्ष रंगनाथ सिंह, संरक्षक कैलाश यादव सहित सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। हमारा आज कार्यक्रम का मूल उद्देश्य यह है कि यह मंडल स्तर का कार्यक्रम हमारे माननीय प्रदेश महासचिव श्री अक्षत यादव जी द्वारा, माननीय जिला अध्यक्ष वाराणसी श्री राम प्रवेश जी द्वारा ये बुलाया गया है और इसमें हमारे मंडल के विभिन्न जिलों से मंडल के विभिन्न जिलों से आए हुए पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, वो हमारे साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। मूल रूप से हमारा उद्देश्य एक मंडल की बैठक करने का था, व्यापारिक समस्याओं पर चर्चा करने का था। उन समस्याओं से निदान दिलाने के लिए हमें वार्ता करनी थी हमारे पदाधिकारियों से
और जिस तरीके से हम अपने समक्ष कोरोना वैश्विक महामारी की तीसरी लहर को देख रहे हैं, इस लहर से रोकथाम के लिए हमें व्यापारी बंधुओं को आगाह करने की एक आवश्यकता है, जो कि हम अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकरण तिवारी जी द्वारा हमको यहाँ पर भेजा गया है कि आप जाके सभी जगह इस तरीके से लोगों को जागरूक करके आइए, बता के आइए, समस्त पदाधिकारियों को बोलकर आइए। आगामी 2022 का चुनाव हमारे सर के ऊपर है, इन चुनावों में किस तरीके से सहभागिता हमें किसके साथ कैसे कहाँ करनी होगी, इन सब मूल बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए। व्यापार मंडल जो आपका है, व्यापार मंडल काफी और भी है, लोगों का संस्था बना हुआ है, आपका व्यापार मंडल क्या खास करता है व्यापार के लिए? मेरा व्यापार मंडल, संयुक्त व्यापार मंडल की एक प्रमुख खासियत यह है कि संयुक्त व्यापार मंडल एक विशालकाय पहाड़ की तरह एक व्यापार मंडल है, और जो ये छोटे छोटे व्यापार मंडल बाजारों में बने हुए हैं वो मान लीजिए एक छोटे से पत्थर के समान है। अगर आपसे बोला जाए कि आप किसको उठा सकते हैं तो शायद संभवतः सभी का जवाब होगा कि एक हम छोटे से इस पत्थर को उठा के अलग रख सकते हैं, लेकिन एक पहाड़ स्वरूपी विद्यमान जो यहाँ पर आपके सामने संयुक्त व्यापार मंडल 17 प्रदेशों में कार्यरत हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं हमारे प्रदेशों में, हमारे जिलों में एक साथ 75 जिलों में एक साथ जिलाध्यक्ष हमारे ज्ञापन देते हैं, तो एक विशालकाय संगठन आपके सामने खड़ा हुआ है जिसके साथ जुड़कर आप व्यापारिक समस्याओं का मूल समाधान कर सकते हैं। वहाँ पर रामनगर स्थित एक लॉन में सपा मजदूर सभा का आयोजन हुआ। प्राचीन रामनगर स्थित एक लॉन में जय सिंह के नेतृत्व में समाजवादी मजदूर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य वक्ता समाजवादी मजदूर सभा के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह ने कहा कि यही वो मजदूर हैं जो पिछले दिनों लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, दिल्ली, कोलकाता से पैदल चलकर यूपी तथा बिहार आ रहे थे, मगर मौजूदा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगर घुसने नहीं दे रही थी। उनके लिए कोई सवारी गाड़ी का मौजूदा प्रदेश सरकार इंतजाम नहीं कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन प्रवासी मजदूरों को उनके गृह नगर तक पहुंचाने का काम किया है। आज 2022 में यही मजदूर मौजूदा तानाशाह सरकार को अपने वोट का प्रयोग करके वर्तमान प्रदेश सरकार को जवाब देंगे। इस मौके पर मनोज यादव, डॉक्टर शौकत अली, रामशंकर यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ये मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाया गया है, सजा का प्रावधान खत्म किया गया मिल मालिकों द्वारा, फैक्ट्री मालिकों द्वारा, उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलित हैं। आप लोगों ने देखा कोरोना काल में किस तरह मजदूरों को कष्ट का सामना उठाना पड़ा। इस सब संदर्भ में उनके हकों की लड़ाई जैसे ही हम लोग आंदोलित हैं। समाजवादी मजदूर सभा पूरे प्रदेश अपने मजदूर भाइयों के बीच अपनी बात। हेमू कलानी स्मारक के प्रांगण के समक्ष हाईमास्ट लाइट का शिलान्यास किया गया। हेमू कलानी स्मारक प्रांगण के पास हाईमास्ट लाइट का शिलान्यास किया गया एवं हेमू कलानी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू युवा वाहिनी महानगर हेमू कलानी मंडल अध्यक्ष शिवांशु यदुवंश उपस्थित रहे। शिवांशु यदुवंश ने कहा कि हम सभी को सायंकाल के पश्चात कोई भी कार्यक्रम करना होता था तो आसपास के लोगों से लाइट लेनी पड़ती थी, परंतु अब यहाँ लाइट लग जाने से सभी को काफी सुविधा होगी। इस तरह का यहाँ उद्घाटन हुआ है। यहाँ पर हाई मास्क पार्षद कोटे से लगाई जा रही है। यहाँ पर एक सिद्ध माता गेट के पास का उद्घाटन किया गया है। हाई मास्क लगाने से आने वाले यात्रियों को, दुकानदारों को, विद्यालय के विद्यार्थियों को सभी को राहत मिलेगी। जैसे भाई साहब हमारे बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि हमको लोग को रात में कार्यक्रम करने पर और यात्रियों को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो हम लोग, मेरा प्रयास था कि कहीं से भी व्यवस्था हो जाए। संजोग से पार्षद कोटे की कुछ राशि बच गई थी तो मैंने उसका प्रस्ताव देकर हाई मास्क मांग लिया। वह प्रस्ताव पारित हो गया और आज उसका लोकार्पण कर दिया गया। या किस तरह का या क्या लाभ मिलेगा आप लोगों को? पहले तो धन्यवाद है स्थानीय सभासद माननीय विपुल गुजराती जी भाई साहब को। हम सभी पिछले दिनों कई दिनों से भाई साहब से निवेदन कर रहे थे कि यहाँ पे एक लाइट का व्यवस्था हो जाए, क्योंकि 17 साल की छोटी सी उम्र में प्राणों का परित्याग कर देने वाले हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय हेमू कलानी जी जैसे वीर, इनको सम्मान मिलना अति आवश्यक है और सम्मान करने का हम लोग व्यवस्था करके कार्यक्रम करते रहे हैं पिछले दिनों। तो जब हम लोग रात्रिकालीन सायंकाल पश्चात कोई भी हम लोग कार्यक्रम करते थे तो लाइट की आपूर्ति न हो पाने के कारण बड़ी बाध्यता आती थी। आसपास के लोगों से लाइट का व्यवस्था करवा करके हम लोग जैसे तैसे कार्यक्रम करते थे। हमारा हेमू कलानी मंडल सदैव स्थानीय पार्षद हमारे विपुल गुजराती जी भाई साहब का आभारी रहेगा और मुख्य रूप से हमारे काशी में आने वाले जो यात्रीगण हैं, ये जो आप प्रांगण देख रहे हैं, यहाँ पर
यात्रीगणों के लिए भी सुविधा हमेशा उपलब्ध रहती है। रविवार को प्रातःकाल ये गेट खोल दिया जाता है यहाँ के, ताकि जो यात्रीगण आते हैं वहाँ यहाँ इस स्थान का प्रांगण का लाभ उठा सकें। तो जब सायंकाल में अंधेरा होता था तो कुछ आवारा पशु, अन्य असामाजिक तत्व यहाँ पे इसका गलत उपयोग करते रहते थे। अब लाइट की व्यवस्था हो जाने के पश्चात उसका प्रशासन भी अच्छा उपयोग कर पाएगा और सभी की जानकारी। वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। भेलूपुर स्थित LIC कार्यालय पर वाराणसी डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। संगठन के महामंत्री विनोद श्रीवास्तव व अध्यक्ष नारायण चटर्जी ने बताया कि सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा, एयर इंडिया, रेलवे आदि को कमजोर करने तथा निजी हाथों में सौंपने की कार्रवाई के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त निर्णय पर 23 व 24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही LIC में चतुर्श्रेणी संवर्ग के चपरासी, स्वच्छकार इत्यादि रिक्त पदों पर तत्काल नई भर्ती किए जाने की मांग प्रबंधन के समक्ष रखी गई है। नए साल के उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं ये बताने के लिए कि भारत सरकार का जो उपक्रम है भारतीय जीवन बीमा निगम, ये इसको भी सरकार निजीकरण IPO के माध्यम से निजीकरण के द्वार खोलने जा रहे हैं। अभी 15% IPO मार्केट में लाएंगे, शेयर मार्केट में इसकी लिस्टिंग करेंगे। अब तक LIC शुद्ध रूप से भारत सरकार की कंपनी है और ये जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं LIC, वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने में, सुधारने में काम होता है। रेलवे, सड़क परिवहन, विद्युत। जब निजी कंपनियां इसका शेयर खरीदेंगे या मालिकाना परसेंटेज मालिकाना बनेंगे तो वो अपने हित में खर्चा करेंगे, जिसका हमें विरोध है। आज तक LIC का जो मालिक है, हमारे 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर है, वो इस पॉलिसी LIC के मालिक बने हैं। अब जब ये शेयर 15% या 25% फ्यूचर में बढ़ाएंगे, मुझे नहीं मालूम, तो बड़े बड़े घराने, बड़े बड़े उद्योगपति का नाम हवा में उछल रहा है आजकल, अडानी, अंबानी, ऐसे ऐसे बड़े तमाम नाम है, ये खरीदेंगे अगर तो देश की संप्रभुता पर क्या ये वो अस्तित्व तो रह जाएंगे? नागरिक जो लोकतांत्रिक देश है, नागरिक का ये अधिकार है, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट रह जाएगा। हमारी विरोध इस बात का है कि बिना बातचीत बहस किए संसद, राज्यसभा, लोकसभा में या ट्रेड यूनियन से आपको निजीकरण के द्वार नहीं खोलना चाहिए। बातचीत करके कोई रास्ता निकालनी चाहिए। काम में कमी हो तो आप हमसे बात करिए, मैं अपनी काम कार्य क्षमता बदलूंगा, सुधारूंगा और 2-4 घंटा ज्यादा समय दूंगा। लेकिन ये कहते हुए कि मकान में दीमक लग रहा है, पूरा मकान उड़ा दो, गलत है। दीमक लग रहा है, अगर लग रहा है आपको तो दीमक की दवा करिए। इसीलिए LIC में कार की कमी दिख रही है, स्टाफ बढ़ाइए, घंटा बढ़ाइए, लेकिन बंद करना कहीं से भी ये नाइंसाफी है, उचित नहीं है। जो 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर के साथ नाइंसाफी होगी, इसका हम अंतिम दम तक विरोध करेंगे और 23-24 फरवरी को हम स्ट्राइक करेंगे 2 दिन। रामनगर रजिस्ट्रार ऑफिस में नए भवन का मंत्री रविंद्र जायसवाल ने लोकार्पण किया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने रामनगर रजिस्ट्रार ऑफिस में नए भवन का लोकार्पण किया। रामनगर स्थित राजशाही जमाने के निर्मित भवन, जिसमें आज जमीन की रजिस्ट्री व बैनामा होते हैं, वो बिल्कुल जर्जर हालत में पहुंच गया था, जिसे मंत्री रविंद्र जायसवाल ने न सिर्फ इस भवन के निर्माण के लिए मंत्री कोर्ट से बजट पास करवाया, बल्कि उसका लोकार्पण भी किया। लोकार्पण के अवसर पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव के साथ तमाम स्थानीय नेता तथा उप निबंधन कार्यालय के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। ये मनोरम योजना के अंतर्गत विभाग से हुआ, तो ये योजना के अंतर्गत कई जगहों पर इसका निर्माण हुआ है। अच्छा, इस तरह के नव निर्माण मतलब और जगहों पे भी होंगे? हाँ, प्रदेश विभाग के राजस्व वृद्धि में उसको पैसा तो जहाँ पे जरूरत है, जो इसमें इमारत नहीं है। श्री श्री यंत्रपीठम समिति की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। आगामी 8 जनवरी शनिवार को श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वाधान में विश्व कल्याणार्थ एवं भारत के प्रधानमंत्री के दीर्घायु एवं सुरक्षा के निमित्त बाबा काल भैरव का दरबार लगाकर उनसे अर्जी की जाएगी, जिसके तहत पहली दरखास्त महंत शिव प्रसाद पांडे द्वारा बाबा कोतवाल को प्रस्तुत किया जाएगा और जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई उसकी जांच कर कड़ी से कड़ी सजा देने की गुहार लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी पत्रकारों को अपने आवास पर पंडित शिव प्रसाद पांडे ने दी। भैरवनाथ स्थित काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरवनाथ जी का ये श्रृंगार जो शनिवार 8 जनवरी को संपन्न होने जा रहा है, ये पहली बार ऐसा श्रृंगार होगा जिसमें बाबा कोतवाल के रूप में विराजमान होंगे
और सभी काशीवासियों एवं सभी की समस्याओं का सुनवाई करेंगे। साथ ही हमारे देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में जो पंजाब में चूक हुई है, इसके निमित्त बाबा का मध्याह्न 1 बजे से रुद्राभिषेक, सिंदूर लेपन इत्यादि कर श्रृंगार किया जाएगा और कोतवाल के रूप में बाबा विराजमान होंगे। और सर्वप्रथम अर्जी हमारे द्वारा बाबा के सन्मुख प्रस्तुत किया जाएगा कि जो भी इस चूक में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो लोग इसके दोषी हैं, उनका सुनवाई कर बाबा कठोर से कठोर दंड दें, ताकि भविष्य में भारत के अंदर ऐसी घटना न हो सके। ये विचार कैसे आया गुरुजी आपको? आज से 1 हफ्ता पहले रात्रि में हमको स्वप्न में बाबा यूनिफॉर्म में कोतवाल के रूप में दर्शन दिया और ये हम देखे कि हम एवं समस्त काशीवासी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी बाबा के सामने अपनी समस्याओं का दरखास्त दे रहे हैं। तो हमारे मन में ये प्रेरणा हुई कि बाबा काशीवासियों की जन सुनवाई करने के लिए तत्पर हैं। इसलिए शनिवार को यह कोतवाल के रूप में बाबा का पहली बार श्रृंगार आयोजित किया गया है। यह आयोजन श्री श्री यंत्रपीठम समिति के तत्वावधान में विश्व कल्याणार्थ एवं सुरक्षा के निमित्त संकल्पित है। चंदौली के सिमरा गांव में विवाहिता की मौत के बाद पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी। खबर यूपी के चंदौली जनपद के जिला मर्चरी से है, जहां पर विवाहिता की मौत के बाद शव के पोस्टमार्टम के लिए जिला मर्चरी पर लोग जुट गए। आपको बता दें कि शाहबगंज थाने के सिमरा गांव निवासी सर्वजीत पासवान अपनी पुत्री की शादी 5 वर्ष पूर्व चकिया थाने के नरसिंह पासवान के पुत्र के साथ की थी। वहीं पिता ने आरोप लगाया कि शादी के बाद पुत्री के पति व ससुर सहित परिजनों द्वारा हमेशा दहेज की मांग कर पुत्री को प्रताड़ना दी जा रही थी। वहीं हत्या का आरोप लगाते हुए पीड़ित पिता ने चकिया थाने में इसकी तहरीर दी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सिमरा। आप पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या है मामला? सर, हमारी लड़की को ये लोग मार डाले। कौन मारे हैं? उसका पति और उसका जो है पिता। क्या लड़की का नाम है आपका? सीतू नाम। तो इसके बारे में आपने थाने में तहरीर दी है? तहरीर दिया हूँ सर, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई? लड़की की शादी मुबारकपुर में मल्हार में हुई। तो आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं बस, और कुछ नहीं। उनको तो सजा हो, बस यही चाहते हैं, सजा हो उन लोग को। लहरतारा कबीर प्राकट्य स्थल पर हुई मारपीट के संदर्भ में पत्रकार वार्ता की गई। लहरतारा स्थित कबीर प्राकट्य स्थल पर विगत 4 जनवरी को देर शाम घुसकर मारपीट का मामला सामने आया था, जिसको लेकर महंत गोविंदा शास्त्री द्वारा पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद गोविंदा शास्त्री ने पूरे मामले को लेकर प्रेस वार्ता किया। उन्होंने कबीर चौरा कबीर पंथी विवेक दास के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं से उनका संबंध है, जिसके द्वारा वह मारपीट कर रहे हैं। इस घटना में विवेक दास, चेला अमृत दास, प्रमोद दास, चेला गंगा शरण शास्त्री, आनंद दास सहित अज्ञात साथियों के साथ 3 से 4 गाड़ियों में सवार होकर हथियारों से लैस होकर संत कबीर प्राकट्य स्थल पर आकर वहां पर उपस्थित पुजारी श्यामदास को बंधक बनाया गया और मठ में स्थित कमरों के दरवाजे को तोड़ते हुए वहां पर रखे कागजात और अन्य कीमती सामानों को उठा ले गए। कबीर चौरा के अपने आप को कबीर पंथ का महंत बताते हैं, मुख्य बताते हैं। वो कई गाड़ियों के साथ 3-4 गाड़ियों के साथ यहाँ शाम को अचानक अटैक कर दिया। यहाँ जो पुजारी थे उनको मारना पीटना, यहाँ तक इतना मारा तो वो चार कपड़े में ही लेटरिंग कर बैठे। और जो छोटे छोटे बच्चे वो बता रहे थे कि आए बाबा एकदम मारने पीटने लगे। हम लोग आरती में उस समय थे, कह रहे थे। और मुझे तब फिर तमाम लोगों के माध्यम से पता चला, तो मैं शासन प्रशासन को अवगत कराया इस विषय में। और उन्होंने उस विषय को संज्ञान में लेते हुए रात को 2 बजे इन लोगों ने सबको यहाँ से खेदा। और मेरे देख रहा हूँ कि पूरे मेरे रूम के जितने भी सामान है, अब कागजात है, सब एक भी नहीं बचाया, सब लूट के ले गया। बर्तन कपड़ा तक ले गया, जो नहीं ले जा सका उसको पता जला दिया। इस तरह की घटनाएं और संत समाज अपने आप को कबीर पंथ का चार्य करा, ये बड़ी निंदनीय है। और इस पे शासन को तुरंत एक्टिव होकर जो दोषी व्यक्ति है उनके साथ
एक गुरु प्रसाद गोस्वामी है जो आजीवन कारावास है, बेल पे है, वो यहाँ से लेकर हमारी एक कबीर विद्यालय है उसमें कब्जा करने का कोशिश कर रहा है। उसमें तमाम कागज है, उसको सब विद्यालय का फाइल है, यहाँ का फाइल है, सारे चीज़ को, यानी कि ये उन्होंने षड्यंत्र है कि गोविंद दास जी कुछ साबित नहीं कर सके और हम इसके सारे चीज़ को तहस नहस करके ख़त्म कर दें। वो तो ऐसा लगता है मुझे ये मारने और मेरे ऊपर हमला करने, क्योंकि मेरे पास भी वहाँ के लोग हैं जो उनके द्वारा पता चला। आप वहाँ जाकर शासन और प्रशासन में कहता हूँ वहाँ के जो साधु हैं वहाँ से एक एक व्यक्ति का आई कार्ड चेक करके आप उससे फीडबैक ले सकते हैं कि क्या मामला चल रहा है, किस तरह के हैं। वहाँ पूरे बाहर से आकर अपराधियाँ वहाँ बैठे हुए कब्जा किए, वहाँ के जो साधु वो खुदे डरे। 4 तारीख शाम की बात है साहब, मैं आरती के ये क्लास में था, बच्चे आ गए थे, पुलिस वाला आए, पुलिस वाला बोले कि गोविंद कहाँ है, तो मैंने कहा गोविंद नहीं है, राजस्थान गया। तो उसका फ़ोन नंबर दो बोले, फ़ोन नंबर दिया मैंने। 10 मिनट नहीं हुए मैं आरती कर ही रहा हूँ, 3-4 गाड़ी आ गई और मेरे को मारने लग गए साहब। वहाँ आरती कर ही रहे थे, कर ही रहा था, मारा। फिर मेरे को मैं टट्टी भी कर दी बीच इनर में, सब परेशानी हो गई। फिर आए वो, तो फिर वो उन्होंने कहा फिर ताला तोड़ने लगा जे सब। नहीं क्या कह के मार पिटाई हुई है? दो मेरे को। क्यों, क्या वजह? हाँ, हम ताला चाबी दो बोला, मन का मेरे पास चाबी कोई नहीं है। आप गोविंद साहब उधर गए, उसकी चाबी मैं कैसा रख सकता, उन्हें साथ में ले गई है। तो किस बात के लिए लोग लड़ाई कर रहे थे, किस बात की ताला मांग रहे थे, किस बात को? वो मेरे को नहीं मालूम साहब किस बात की है। तो क्या किए उस दिन, क्या घटना की? काटा, इसने चोरी की, सब अटैची देखी मेरी, इनकी सब कमरे की, या गवर्नमेंट का भी ठेकेदार ने ताला 4 लगाए थे, उन्हें हैंड आउट नहीं किया, उसके भी ताले तोड़ दिए। और बाद में उन्होंने भोजन खाया, बनाया, 2-4 घंटे रहे, कुछ चीज उन्होंने जलाते रहे, कुछ अपने बैग में भरते रहे गाड़ी में, और वो चले गए। इतना घंटा थे 4-5 साहब? मेरे को तो ठंड लग गया था, नहाया मैंने, टट्टी कर दी थी, तो आया कहना अपने कमरे में फिर होगा। मैं किसी को सूचना नहीं थी इसकी? किसी को मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, किसको सूचना? आस पास पड़ोस वाले किसी को कुछ नहीं? कुछ नहीं साहब, सब ताले बंद। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा काल भैरव व बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम की दीर्घायु की कामना के साथ किया पूजन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गंगा घाटों पर वर्ग विशेष का प्रवेश वर्जित करने को लेकर जारी किया गया पोस्टर। एक दल के अनुवांशिक इकाई द्वारा बनारस का माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों ने एडिशनल कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन। और डीएवी इंटर कॉलेज में बनारस कयर महोत्सव व हस्तनिर्मित उत्पाद प्रदर्शनी का केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया उद्घाटन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।